हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला एसएससी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना एसएससी का टेस्ट हुआ था वो टेस्ट था SKSSC 2 AA DKN। ओवरऑल अगर बात करूँ तो टेस्ट वॉज इजी। टेस्ट के क्लोज टेस्ट में पढ़ते हुए थोड़ा सा ये लग सकता था कि क्लोज टेस्ट डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं वही ओवरऑल बात करूँ तो क्लोज टेस्ट वॉज ऑल्सो ईजी। ठीक है, देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को उठाते हैं। रोज़ की तरह टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शंस के अंदर अवेलेबल है। आप इस टेस्ट को, अगर आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट ना किया हो तो डिस्क्रिप्शंस में से डाउनलोड करके पहले टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो और फिर ये वीडियो को देख सकते हो। और टेस्ट जो है ये भी CGL प्री 2017 का टेस्ट है। 2017 18 अगस्त 2017 को पहली शिफ्ट में जो टेस्ट हुआ था ये वही टेस्ट है। देख रहे हैं, देखो सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। कह रहे सेवरल ग्रेट बैटल्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी बैटल्स, झगड़े लड़ाइयाँ टुक प्लेस हुई अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स या बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स दो की बात कर रहा है ना, तो दो को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। तो यहाँ पे अमंग की जगह बिटवीन चाहिए। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा एरर था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा द स्ट्रीम गरगल्ड। ये जो गरगल्ड वर्ड है ना, गरगल्ड का मतलब होता है बैबल। मतलब पानी जो चलता है तो उसके चलने की जो आवाज़ होती है ना, उसको बोलते हैं गरगल्ड या बैबल। ठीक है, बैबलिंग ब्रूक बोलते हैं। तो कह रहे जो स्ट्रीम, जो नदी, जो नाला था, वो मतलब कल कल की आवाज़ हिंदी में एक जो चीज़ होती है, तो मतलब वो आवाज़ कर रहा था, गरगल्ड कर रहा था कंटेंटेडली। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, तो कंटेंटेडली मतलब सेटिस्फाइडली। तो सेटिस्फाइडली मतलब प्लीजेंटली जो पानी था वो आवाज़ कर रहा था। एज इट स्लोड, जब ये स्लो डाउन हुआ, जब ये रुका, टू राउंडिंग द बेंड। देखो टू प्लस राउंडिंग, 2+V1 होता है, टू राउंड द बेंड। देखो राउंड द बेंड जो है ना, यहाँ तो राउंड द बेंड हो गया, मतलब कि वो पानी जब मतलब मुड़ रहा था, मतलब पानी मोड़ खा रहा होगा, मोड़ मुड़ रहा होगा, तो उस समय पे वो बहुत अच्छी सी आवाज़ें कर रहा था, पानी की आवाज़ आ रही थी चलने की। यहाँ तो वो सेंस है। हालांकि राउंड द बेंड जो है ना, गो या मूव के साथ यूज़ होता है। गो राउंड द बेंड या मूव राउंड द बेंड, इसका मतलब होता है किसी, मतलब जब कोई बंदा क्रेजी हो जाए, जब कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो वहाँ पे ये ईडियम की सेंस में यूज़ होता है, गो राउंड द बेंड। लेकिन यहाँ पे सिंपल टू राउंड का मतलब है मुड़ना। तो पानी जब मुड़ रहा था, मतलब वो जो नदी जो है मुड़ रही थी, तो साथ साथ आवाज़ कर रही थी, पानी की आवाज़ आ रही थी, जो होता भी है जनरली। आपने देखा होगा कहीं पे अगर पानी मुड़ रहा होता है, चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, तो उसकी कुछ आवाज़ आ रही होती है, वही सब लिख रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन डैश। ठीक है, इन ऑर्डर टू इल्यूड द पुलिस। मतलब कह रहा है पुलिस को गुमराह करने के लिए ना, क्रिमिनल ने अपना नाम चेंज कर लिया, और चेंज करके डैश कर लिया। चेंज हिज नेम टू एन डैश, टू एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का तो मतलब होता है ऑप्शन, तो उसने अपना नाम चेंज करके अदर ऑप्शन पे रख लिया। एलियास, एलियास जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है फॉल्स नेम। हिंदी में हम उर्फ बोलते हैं ना, भाई किसी का नाम हो राम और उसी को रामू भी बोलते हो, तो राम, एलियास, रामू। ठीक है, राम उर्फ रामू। तो उसने अपना नाम एलियास वाला बताया, हो सकता है, पता नहीं। इन टू एन ओपिनियन, ओपिनियन तो वैसे ही नहीं आ सकता, और टू एन अनट्रू ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दो में कंफ्यूजन हो सकती थी, टू एन अल्टरनेटिव या टू एन एलियास। बट उसने एक ऑप्शन में अलग नाम रखा या उर्फ में दूसरा नाम रखा, तो उर्फ में दूसरा नाम रखा ना, तो एलियास जो वर्ड है वही वर्ड इस क्वेश्चन का आंसर था। कह रहा द डैश माई हस्बैंड एंड आई हैड।
कह रहा है जो डैश मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में हुई वॉज। अच्छा, अब यहाँ पे ना वॉज और हैड को देख के लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, सर ये हैड और वॉज इकट्ठा कैसे आ गया। तो ये जो वॉज है ये तो है द डैश के लिए। कह रहे द डैश माई हस्बैंड एंड आई हैड, जो भी हमारे बीच में हुआ वो चीज़ वॉज सो लाउड, वो इतनी लाउड थी, सो लाउड इट वोक दैट इट वोक आर चिल्ड्रन, है ना। इतनी लाउड थी कि हमारे बच्चे भी उठ गए। अब क्या हुआ हमारे बीच में, हस्बैंड और मेरे बीच में, हस्बैंड और वाइफ ही होगी वो आई जो है, ठीक है। द क्वार्ल माई हस्बैंड एंड आई हैड, क्वार्ल मतलब लड़ाई, हो सकती है लड़ाई इतनी तेज़ थी कि मतलब बच्चे उठ गए। कोरल, अब यहाँ पे कोरल वर्ड जो है ना, कोरल का मतलब होता है सी के अंदर, सी वाटर के अंदर मिलता है कोरल। कोरल आप यूँ मानो वो नग होते हैं ना जो अ, अंगूठी वगैरह में, रिंग वगैरह में नग लगाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कोरल। तो कोरल जो वर्ड है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। और मोरल माई हस्बैंड एंड आई हैड, कह रहा है मतलब जो हमारी नैतिक था, क्या नैतिक था, तो द मोरल भी नहीं। और द लोरल, लोरल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अचीवमेंट, प्रेज, कुछ ऐसा, तो लोरल भी नहीं। तो हमारे बीच में क्या हुई थी, मतलब वो जो लेडी है वो बोल रही है कि द क्वार्ल माई हस्बैंड एंड आई हैड, वो सो लाउड, वो इतनी लाउड थी कि हमारे बच्चे भी उठ गए, ठीक है। तो क्वार्ल ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो कोई खास क्वेश्चन था नहीं। लिटर वर्ड का सिनोनिम बताना है। देखो लिटर जो वर्ड है ना, ये वर्ड नॉर्मल सेंस में बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, कहीं पे भी पार्क वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में जाओ तो वहाँ पे लिखा रहता है डोंट लिटर, डू नॉट लिटर, ठीक है ना। लिटरिंग इज़ नॉट अलाउड, कुछ ऐसा। तो लिटर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है गंदगी फैलाना, ठीक है। ट्रैश मतलब लिटर हो जाता है गंदगी। ट्रैश जो वर्ड है, ट्रैश अगर आपने देखा होगा तो आप जब चीज़ों को डिलीट करते हो, मेल मेल में डिलीट करते हो मेल्स को, तो वो ट्रैश में जाती हैं। ट्रैश का मतलब भी यही होता है, गंदगी, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर जो वर्ड है ये तो सिंपल मतलब जो चीज़ अस्त व्यस्त ना हो, सुव्यवस्थित, वो चीज़ हो जाती है ऑर्डर। पजेस जो वर्ड है ये तो पजेशन शो करना, मतलब कोई चीज़ आपके पास होना, और सिस्टम भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो लिटर का जो सिनोनिम बनता है वो बनता है ट्रैश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओब्लिटरेट, जिसका हमें सिनोनिम बताना है। ओब्लिटरेट इज अ वर्ड विच मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को बुरी तरीके से ख़त्म कर देना, वाइप आउट, ठीक है, उसको बोलते हैं ओब्लिटरेट। फर्स्ट ऑप्शन इज कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट तो कंस्ट्रक्शन वाला होता है, बनाना, तो कंस्ट्रक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो है ख़त्म करना, बनाना तो इसका एंटोनिम हो गया। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ओब्लिटरेट और एनीहिलेट दोनों सिनोनिम है, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जन्म। री माने दोबारा, वाइव माने लाइफ, सरवाइव, ठीक है ना। तो रिवाइव हो जाता है पुनर्जन्म, तो ये नहीं हो सकता। और इनिशिएट, इनिशिएटिव लेना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है, तो इनिशिएट हो जाता है स्टार्ट करना, इंसेप्शन। तो हमारा जो वर्ड था ओब्लिटरेट, उसका सिनोनिम हमें मिला एनीहिलेट। आगे देखो, आगे दो एंटोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्क्रिम्प, सेवन्थ क्वेश्चन में। स्क्रिम्प जो वर्ड होता है ना, और जो फर्स्ट ऑप्शन है स्किम्प, ये दोनों सिनोनिम है। स्किम्प और स्क्रिम्प का मतलब होता है बी थ्रिफ्टी, मतलब कि कम पैसा खर्चना, मतलब पैसा खर्चना मतलब इकोनॉमिकल होना, उसको बोलते हैं स्क्रिम्प या फिर स्किम्प, ठीक है। तो दोनों सिनोनिम है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, एंटोनिम बताना है। कंजर्व जो होता है इसका मतलब भी होता है टू सेव, स्क्रिम्प का मतलब भी होता है टू सेव मनी, टू सेव टाइम, एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्व भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गया। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू वेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। स्क्रिम्प होता है टू सेव रिसोर्सेज, स्क्वेंडर होता है टू वेस्ट रिसोर्सेज। और कर्टेल जो वर्ड है इसका तो मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, कम करना। तो कर्टेल नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था स्क्वेंडर, स्क्वेंडर जो है वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गज़ल, गज़ल का हमें सिनोनिम बताना है।
गज़ल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू ड्रिंक समथिंग और ईट समथिंग इन लार्ज अमाउंट्स। और मतलब जल्दी जल्दी से पी जाना किसी चीज़ को। जनरली दारू पीते हुए लोग जब जल्दी जल्दी एक ही घूंट में मान लो पी जाएं, है ना, तो उसको बोलते हैं गज़ल। ठीक है। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। ये तो है कि बहुत ज़्यादा खाना या पीना। फर्स्ट ऑप्शन देखो, कैराउस। कैराउस जो वर्ड है ना, कैराउस का मतलब होता है मतलब एंजॉय करना। और जनरली बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करके पीपल वर carousing ऑन द eve ऑफ न्यू ईयर, है ना। carouse हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और ड्रिंक करके एंजॉय करना। तो carouse तो कहीं ना कहीं सिनोनिम सेंस हो गई। स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब, ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा। या इम्बाइब का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को गेन करना, तो इम्बाइब भी नहीं। क्वैफ, क्वैफ जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है ड्रिंक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी। तो गज़ल जो है इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा स्टार्व। ठीक है। कैराउस और क्वैफ, इम्बाइब, ये तीनों तो कहीं ना कहीं सिनोनिम थे। ठीक है। आगे देखो, नाइन्थ क्वेश्चन है, कह रहे इडियम है टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ। टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ जो है ना, इसका मतलब होता है कि मतलब एक सुख की सांस लेना। साई ऑफ रिलीफ ये तो पहले भी पढ़ा होगा ज़रूर, है ना। तो सुख की सांस लेना उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ। इसका जो सेकंड ऑप्शन है देखो, टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपन्ड और हैज़ एंडेड। कह रहे एकदम से खुश हो जाना क्योंकि कोई अनप्लीजेंट चीज़ या तो हुई नहीं है या वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपन्ड और हैज़ एंडेड, इसका ही मतलब है टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है, हम हिंदी में एक कहावत है सातवें आसमान पर। ठीक है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना होगा ये गाना। तो उस वही चीज़ होती है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। जो फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्सट्रीमली हैप्पी, इसमें होना चाहिए बस बी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये इसका आंसर बनता है। अगला देखो, कह रहे शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन ए प्लेन बिफोर। कह रहे वो अनईजी अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो पहले कभी प्लेन पे आई नहीं थी। तो शी नेवर बी, देखो शी है फिर नेवर है फिर बी है। बी जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकती। शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डायरेक्ट यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसके साथ हमें कुछ और चाहिए, ठीक है ना। तो शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन ए प्लेन बिफोर। ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर, क्योंकि वो पहले कभी भी प्लेन पे नहीं आई थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे मैं बोलूँ आई हैव बीन टू दैट प्लेस, तो मैं वहाँ पे होके आया हुआ हूँ, मतलब वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि पीछे भी वॉज लगा रहा है। अगला वो देख लेते हैं पहले, शी नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। देखो शी नेवर बीन, बीन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वर्ब का काम करेगी ना तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी जो नहीं है, जिस कारण से सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। और शी इज़ नेवर बीन, अब इज़ के साथ बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस को डिनोट करती है। लेकिन शी तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है। तो शी इज़ नेवर बीन ऑन ए प्लेन भी नहीं हो सकता। तो शी हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है। अगला देखो, कह रहा नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड। कह रहा किसी को नहीं पता कि वो बच कैसे गया। ही एस्केप्ड डैश टू पीसेस। ही एस्केप्ड डैश, देखो डैश टू पीसेस जो है ना, शेक्सपियर की एक पोएम के अंदर डैश टू पीसेस यूज़ किया था उसने। डैश टू पीसेस का मतलब होता है टू ब्रेक इन टू पीसेस। डायरेक्ट मीनिंग अगर बात करूँ तो वो होता है ब्रेक इन टू पीसेस। लेकिन अगर पर्सन के लिए लिखा जाए ब्रेक इन टू पीसीज डैश टू पीसीज मतलब कि बुरे हालात करना, तो किसी को नहीं पता कि वो बच कैसे गया बुरे हालात होने से। तो ही एस्केप्ड डैश टू पीसीज।
अब एस्केप्ड एक वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट डैश वर्ब नहीं आ सकती, हमें कुछ चाहिए। तो हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश टू पीसेस। ठीक है, अब देखो बीइंग डैश फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है और सेकंड ऑप्शन दे रहा है बीइंग डैश्ड। ठीक है, किसी को नहीं पता कि वो कैसे बचा। ही एस्केप्ड बीइंग डैश टू पीसेस या डैश्ड टू पीसेस। अब देखो बीइंग आ गया, वी1 प्लस आई एन जी, तो कैसे वो बचा बीइंग डैश्ड टू द पीसेस। ठीक है ना, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, बीइंग के बाद फर्स्ट फॉर्म भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बीइंग डैश्ड टू पीसेस। तो कैसे वो बचा बीइंग डैश्ड टू पीसेस। ठीक है, अगला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। कह रहे अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी फ्लोट कर रही हो तो वो जो अपवर्ड फोर्स लगाता है फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं। साइंस का वर्ड था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब ही होता है अपवर्ड फोर्स दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। बाकी ऑप्शंस के थ्रू जाओ वैसे तो प्लंज जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है नीचे गिरना। सबमर्ज जो होता है, जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ सबमर्ज हो गई तो वो उसके अंदर मिल गई जाके। ठीक है, जलमग्न जो वर्ड होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सबमर्ज। और कैप्साइज जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन, मतलब कि उलट देना, पलट देना। तो अपथ्रस्ट जो था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। कह रहा था यूज ऑफ आयरनी टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट। कह रहा है आयरनी को यूज़ करना किसी का मजाक उड़ाने के लिए या कंटेम्प्ट को कन्वे करने के लिए। कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, तो डिसरिस्पेक्ट को शो करने के लिए आयरनी का यूज़ करना, मतलब कि कुछ विडंबना सी शो करना। ठीक है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के थ्रू जाते तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सैंक्शन जो वर्ड है, आज भी हमने क्लास में सीखा था, सैंक्शन वर्ड का मतलब होता है टू अलाउ समथिंग। ठीक है, दूसरा वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मनाना, चापलूसी करना, परसुएट करना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को प्रेज करना। और सरकाज़म जो वर्ड है, ये होता है व्यंग्य। ठीक है ना, व्यंग जो हिंदी में वर्ड यूज़ होता है। 14th क्वेश्चन का यही आंसर है। यही तो पूछ रहा है कि कह रहा है अगर किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप व्यंग कसते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरकाज़म। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। वर्ड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो वर्ड है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, वही इस क्वेश्चन की राइट स्पेलिंग थी। थ्रैश जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है किसी को ना बहुत ज़्यादा पीटना, पीस देना, बहुत ज़्यादा मारना पीटना। टू हिट हार्ड रिपीटेडली, बार बार मारते रहना, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशर होता है ना, मशीन होती है थ्रेशर, तो वहीं वो इसी थ्रेश से बना है। ठीक है, फिर हमें कंसेंसस की राइट स्पेलिंग बतानी है। कंसेंसस SENSUS होता है, जो थर्ड ऑप्शन में है। कंसेंसस का मतलब हो जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, आगे PQRS है, इजी था बहुत, कोई खास मुश्किल था नहीं। क्या लिख रहा है देखो, कह रहा है एज फॉर आवर सेल्व्स वी कॉम्बिंग आर हेयर ए गुड वॉश एंड वर कंटेंडेड विद। देखो, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वर्क कंटेंडेड विद समथिंग होगा तो जेड जो है ना वो फर्स्ट लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता हमारा, यानी थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ए गुड वॉश एंड वाई भी हमारा लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि क्यों नहीं हो सकता, एंड लगा है तो एंड के बाद कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट हो रही होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड और फोर्थ को अगर आप देखो तो एक्स फर्स्ट लास्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखना है बस जेड या वाई या जेड। तो कह रहा है एज फॉर आवर सेल्व्स वी, अगर मैं वाई को पहले उठाता हूँ, एज फॉर आवर सेल्व्स वी ए गुड वॉश, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा, तो यानी कि वाई फर्स्ट नहीं हो सकता। तो कह रहा है एज फॉर आवर सेल्व्स वी, जेड उठाओ, वी वर कंटेंटेड, कंटेंटेड हो गया वही सेटिस्फाइड, तो वी वर सेटिस्फाइड विद ए गुड वॉश एंड कॉम्बिंग आवर हेयर। मतलब कह रहा है कि अगर हम हमारी बात करें तो हम इस चीज़ से खुश थे कि बस हमें एक गुड वॉश मिल जाए, यानी कि कोई हमें अच्छे से वॉश कर दे एंड हमारे हेयर को कॉम्ब कर दे। ठीक है, कॉम्बिंग आर हेयर। तो सिंपल सा इसका आंसर बनता है ZYX। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखो, इफ देयर इज अ
फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कोरस्पॉन्डिंग सेंसेशन, काइंड देयर हैज़ टू बी ए, चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन। देखो अगेन, वाई और जेड ना लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, इफ़ देयर इज अ, मतलब इसको वाई को लास्ट बनाना चाहो, काइंड देयर हैज़ टू बी ए व्हाट, ठीक है ना। ऐसे ही चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन व्हाट, तो वाई और जेड जो है ना ये लास्ट नहीं हो सकते, यानी कि एक्स जो है वो लास्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कह रहा है इफ़ देयर इज ए, यानी कि वाई या जेड आएगा इसके बाद। इफ़ देयर इज ए काइंड, इफ़ देयर इज़ ए काइंड, क्या काइंड एक एडजेक्टिव हो गया, तो काइंड के साथ ए का तो कोई सीन ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो यानी कि ऑप्शन जो बनता है वो बनता है जेड। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन काइंड, आया। कह रहा है इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन काइंड, कह रहा है अगर आपकी ब्रेन एक्टिविटी में किसी एक सर्टेन टाइप का चेंज आ रहा है तो देयर हैज़ टू बी ए कोरस्पॉन्डिंग सेंसेशन, तो उससे रिलेटेड एक सेंसेशन भी होनी चाहिए। इसकी भी जो सीक्वेंस बनी वो बनी जेड वाई एक्स, ऊपर भी यही बन रही थी, इसमें भी वही बनी जेड वाई एक्स। ऑप्शंस में देख लो, सेकंड ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखो, कह रहे द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। कह रहे जो आग थी ना उसने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे के पूरे नेबरहुड को, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, कह रहे द होल नेबरहुड इज डिस्ट्रॉयड। देखो डिस्ट्रॉयड पास्ट में चल रहा है तो इज डिस्ट्रॉयड नहीं आ सकता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कह रहे द होल नेबरहुड वॉज डिस्ट्रॉयड, सेकेंड ऑप्शन में वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, हाँ वॉज डिस्ट्रॉयड हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन और देखते हैं पहले, द होल नेबरहुड वॉज बीइंग, बीइंग की ज़रूरत नहीं है, बीइंग यूज़ होता है जब ऊपर वी वन प्लस आई एन जी हो, कंटिन्यूस में पैसिव बनता है बीइंग से, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला है द होल नेबरहुड वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड, अगेन इसमें भी वही वॉज बीइंग आ गया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो कह रहा है द एक्यूज्ड सेड टू द जज लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होता है आरोपी, ठीक है। तो जो आरोपी था उसने जज को कहा कि लेट मी मीट माई चिल्ड्रन, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो, बिफोर आई डाई सर। सर बोल रहा है यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहा है द अक्यूज रिक्वेस्ट द जज, ऊपर देखो सेड यूज कर रहा है तो रिक्वेस्ट नहीं आ सकता, रिक्वेस्टेड चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, कह रहा है द अक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रन, कि उसे उसके बच्चों से मिलने दिया जाए बिफोर ही डाइड, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगले ऑप्शन और देखते हैं पहले, कह रहे द एक्यूज्ड बेग्स द जज, अगेन बेग्ड होता तब भी मैं सोचता, बेग्स आ गया, बेग्स तो हमें चाहिए ही नहीं, पास्ट चाहिए हमें, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखो आ गया द एक्यूज्ड बेग्ड द जज टू लेट, टू लेट, अच्छा टू लेट नहीं, ये सिंगल टू लेट होगा, टाइपिंग एरर होगा ये जरूर। द एक्यूज्ड बेग्ड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइज, देखो इसमें डाइज आ गया, डाइज नहीं चाहिए हमें, चाहिए था डाइड, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा आंसर बना सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। आज वाला जो क्लोज टेस्ट था ना थोड़ा सा ट्रिकी था, बस कोशिश की गई दिखाने की कि आज वाला क्लोज टेस्ट डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको पूरा पढ़ते तो आपको समझ में आ जाती कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जो थे ना वो इतने इजी थे, मतलब बहुत इजी। देखते हैं चलो, कह रहा है जिम क्रो, अब जिम क्रो देखो जे और सी ना कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये हो सकता है किसी का नाम हो, एक्चुअल में जिम क्रो एक क्रो ही है, एक टाइप का बर्ड है ये। कह रहा है जिम क्रो शन्स द माउंटेन्स, शन का मतलब होता है छोड़ देना, तो कह रहा है जिम क्रो जो है ना वो छोड़ देता है माउंटेन्स को फॉर रीजन्स सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, उन रीजन्स के लिए जो उसको खुद को सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं। नॉट सो द मैगपाई द रेवन, मैगपाई द रेवन एंड डैश मिसचीफ मेकर क्लार्क्स नट क्रैकर।
अब ये भी सारे जो है ना, मैगपाई, रावण और जो मिसचीफ मेकर है क्लार्क्स का नट क्रैकर, ये सारे भी बर्ड्स हैं। तो कह रहा है ऐसा मैगपाई, रावण और जो मिसचीफ मेकर है, मतलब जो हमेशा शरारतें करता रहता है, क्लार्क का नट क्रैकर, ये ऐसा ये नहीं करते कि भाई जिम करो तो अपनी मर्जी से छोड़ता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए छोड़ता है, ये ऐसा नहीं करते। आगे पढ़ रहे हैं एक बारी, हम ऑप्शंस बाद में जाते हैं। आप हम कई बारी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए, एक बारी विदाउट ऑप्शंस भी पढ़ना चाहिए। कह रहा ऑल ऑफ विच कीप्स द बर्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस। कह रहे तो इन सब चीज़ों के कारण जो बर्ड लवर है ना ईस्ट के अंदर, वो हमेशा एक एक्सटेसी में रहते हैं। एक्सटेसी होती है हैप्पीनेस, तो वो एक सरप्राइजेस की हैप्पीनेस, मतलब उनको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इस चीज़ के लिए वो हैप्पी होते हैं। अनटिल ही हैज़ डैश अकस्टम्ड टू हिज चेंज्ड एनवायरनमेंट, जब तक ये जो जिम क्रो है जिसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया है, जब तक वो डैश एकस्टम्ड टू नहीं हो जाता। एकस्टम्ड टू होता है आदी होना, तो जब तक वो आदी नहीं हो जाता अपने एनवायरनमेंट का, वन कैन नॉट हेल्प डैश इन टू द स्पेकुलेटिव मूड इन व्यू ऑफ द शार्प कॉन्ट्रास्ट डैश द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड डैश ऑफ द वेस्ट। कह रहे कोई भी इस चीज़ को, तो वन कांट हेल्प, देखो कांट हेल्प का मतलब होता है, कांट हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि सहायता नहीं कर सकता। कांट हेल्प का मतलब होता है कि अवॉइड, मतलब जैसे मैं कहूँ कि ना, मैं कोई मेरी आदत है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ बट आई कांट हेल्प। ठीक है, मतलब मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं करना तो चाह रहा हूँ बट आई कांट हेल्प। ठीक है, तो कांट हेल्प जो चीज़ है ना, जो फ्रेज़ है, इसके बाद एक चीज़ याद रखने लायक है कि कांट हेल्प के बाद ना हमेशा जीरंड आता है, V1+ING आता है इसके बाद हमेशा। तो ऑप्शंस में जाएंगे, जहाँ हमें V1+ING मिलेगा ना, हम उसको टिक कर देंगे। तो वन कैन नॉट हेल्प डैश इनटू द स्पेकुलेटिव मूड। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन होता है अंदाज़ा लगाना, तो मतलब कोई अपने आप को रोक ही नहीं सकता इस चीज़ के लिए कि जो स्पेकुलेटिव मूड है, कि अंदाज़ा लगाने वाला मूड है, इन व्यू ऑफ द शार्प कंट्रास्ट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंट्रास्ट हैं, डैश द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट, जो ईस्ट के बर्ड्स हैं, एंड डैश ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट के बर्ड्स हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें बिटवीन द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। कह रहा जिम क्रो शंस द माउंटेन्स फॉर रीजन्स सेटिस्फैक्टरी टू हिमसेल्फ, नोट सोम द मैगपाई, द रेवन एंड डैश मिसचीफ मेकर। एंड वट मिसचीफ मेकर क्लार्क्स नट क्रैकर, इट मिसचीफ मेकर, दैट मिसचीफ मेकर, या देयर मिसचीफ मेकर। तो देखो यहाँ पे ना, मिसचीफ मेकर जो है एक नाउन है। एक्सक्यूज मी। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। वट जो है एक प्रोनाउन है, इट जो है एक प्रोनाउन है, दैट जो है एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, और देयर जो है ये तो प्लेस को डिनोट करने वाला एक एडवर्ब है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए था एक एडजेक्टिव, जो कि थर्ड ऑप्शन है दैट। तो एंड दैट मिसचीफ मेकर क्लार्क्स नट क्रैकर, तो जो मिसचीफ मेकर है क्लार्क का नट क्रैकर, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, दैट। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल ऑफ विच कीप्स द बर्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के कारण जो बर्ड लवर है ना, वो सरप्राइजेस में रहते हैं। अनटिल ही हैज़ डैश एकस्टम्ड टू, अनटिल ही हैज़ ऑप्शंस के थ्रू चल रहे हैं, देखो। अनटिल ही हैज़ बिकेम, बिकेम होती है सेकंड फॉर्म, हैज़ के बाद कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ऑप्शन एलिमिनेटेड। अनटिल ही हैज़ बिकम्स, बिकम्स हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अनटिल ही हैज़ टू बी, या अनटिल ही हैज़ बिकम अकस्टम्ड टू। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है फोर्थ ऑप्शन में, बिकम, बिकेम, बिकम। तो थर्ड ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। accustomed to his changed environment, caravan cannot help dash into the speculative mood। ऊपर लिख रहा है वन कैन नॉट हेल्प डैश इंटू द स्पेकुलेटिव मूड। वन कैन नॉट हेल्प डैश इंटू द, मैंने अभी बताया था कैन नॉट हेल्प के बाद हमें V1+ING चाहिए। ऑप्शंस में देखो एक ही ऑप्शन है फॉलिंग। तो कह रहा है वन कैन नॉट हेल्प, कोई अपने आप को रोक ही नहीं सकता, फॉलिंग इनटू स्पेकुलेटिव मूड, की स्पेकुलेटिव मूड में जाने से, इन व्यू ऑफ द शार्प कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि शार्प कॉन्ट्रास्ट हैं, बिसाइड द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड डैश ऑफ द वेस्ट, बिनिथ, बिटवीन, या बिलो।
दो चीज़ों का कंट्रास्ट बता रहा है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी जो आज का एरर वाला किया था उसमें भी हमने यही सीखा था कि बिटवीन यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए। तो इन व्यू ऑफ द शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड डैश ऑफ द वेस्ट, हुज ऑफ द वेस्ट, दिस ऑफ द वेस्ट, दोज ऑफ द वेस्ट या होम ऑफ द वेस्ट, बिटवीन द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड दोज का मतलब है दोज, अब यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, दोज ऑफ द वेस्ट यानी कि द बर्ड्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है। तो अल्टीमेटली पढ़ने जब लगे तो ऐसा ज़रूर लगा होगा कि यार ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करने पे आए तो मुझे जहाँ तक लगता है सॉल्व करते हुए हमें कोई खास जात प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है ना। और देखो, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते ही कभी छोड़ नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस जो दिए होते हैं एक बारी उनको भी ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। ज़रूर कहीं ना कहीं हमें अपने आप हेल्प मिलती है। ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूज करने के लिए नहीं होते, ऑप्शंस हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। बस वही देखने का नज़रिया है कि हम ऑप्शन से हेल्प लेना चाहते हैं या ऑप्शंस से हम कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।